बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। आज दुनिया की नज़रें चीन पर हैं। वजह यह है कि चीनी सदर की अमरीकी सदर के साथ मुलाकात हो रही है और चाइना में ये मुलाकात हो रही है। मुलाकात से जब अहम चीज़ें निकलेंगी तो नेक्स्ट वीलॉग में आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट वहाँ पर हुई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक तो ये है कि अमरीकी उम्मीद कर रहे हैं कि चीन अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा ईरान पर, ताकि ईरान को एक डील के लिए कायल किया जा सके। अब डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए और वो एक ऐसी डील चाहते हैं जिसमें न्यूक्लियर के मामलात में ईरान बहुत सारे कदम पीछे चला जाए और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये फेस सेविंग पाकिस्तान तो फ़िलहाल नहीं लेकर दे पाया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी सालसी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई सख्त बात कर नहीं सकता, और डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जो मांगते हैं वो मैदान जंग में नहीं ले पाए, जो वो टेबल पे मांग रहे हैं, तो वो एक मैक्सिमस पोजीशन पे हैं। हाँ, चाइना का ये मामला है कि चाइना ईरान के तेल का ख़रीदार है और वो पाबंदियों की परवाह नहीं करता, तो ईरान की इकॉनमी कहीं ना कहीं चाइना के साथ जुड़ी है और चाइना ने बहुत पैसा ईरान में लगाया भी है। जैसा कि चाबहार बंदरगाह है, वहाँ पे पैसा लगाया। जो पाकिस्तान से सी पैक गुजरा है, एक्चुअली ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, और इस सिलसिले में चाइना ने जहाँ पे बहुत सारे ममालिक में पैसा लगाया, वहाँ पे चाइना ने अपना पैसा ईरान में भी लगाया। लिहाजा उनके स्टेक्स हैं और चाइना ईरान को वो बातें मनवा सकता है जो बातें अमेरिका या पाकिस्तान नहीं मनवा सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर ईरान कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, और मुझे नहीं लगता कि चाइना उन चीज़ों के लिए ज़्यादा दबाव डालेगा। बहरहाल एक खबर आई है और उसमें दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले ही, यानी जो प्रेसिडेंट शी की मुलाकात होनी है डोनाल्ड ट्रंप से, उस मुलाकात से पहले ही इस बात पर दोनों मुल्कों का इत्तफाक हो गया है कि आबनाए हुर्मुज़ में से किसी भी मुल्क को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो टोल टैक्स वसूल करे। अब ये दावा किया जा रहा है अमेरिकी मीडिया में, और ये दावा किया जा रहा है इस हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात से पहले वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है, जिसमें मार्को रूबियो अमेरिका की तरफ से थे और वांग जी चाइना की तरफ से थे। तो ये बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है और इसकी एक बड़ी खबर ये बताई जा रही है। बहरहाल ये तो जब डेवलपमेंट्स होंगी, अगली खबरें आएंगी, तभी पता चलेगा कि क्या होता है। अब अमेरिका और चीन में जो असल जंग है वो तिजारत की जंग है, वो वसाइल की जंग है कि कौन कितने ज़्यादा वसाइल पे कंट्रोल करता है। मुस्तकबिल में जो माशी नुक्ता नज़र से चैम्पियन होगा या सुपर पावर होगा वो कौन होगा, और दिफाई नुक्ता नज़र से किस किस के इत्तेहाद कहाँ पे बनने जा रहे हैं, और दुनिया में किसका असर रसूख कितना रहता है, कौन कितना मुनाफा कमाता है और कौन कितना अच्छा सौदा करता है। लेकिन चाइना को ना एक बात का बड़ा फ़ायदा है, ये चाइना ने भी किया, जापान ने भी किया और कई और ममालिक भी करते हैं। पाकिस्तान इससे बहुत फ़ायदा उठा सकता है। इंडिया इस चीज़ से फ़ायदा उठाते उठाते दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका है, बल्कि इंडिया अब जापान को भी पीछे छोड़ रहा है। इंडिया इतनी बड़ी इकॉनमी कैसे बना? देखिए, इसमें एक रीज़न है कि वहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है। पाकिस्तान में भी लेबर बहुत सस्ती है, तो जहाँ पे आपको सस्ती लेबर मिल जाए वहाँ पे आप प्रोडक्शन करके पूरी दुनिया को आप माल दे सकते हैं। आपको सिर्फ पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हमारी बिजली महंगी है, इंडिया में बिजली उतनी महंगी नहीं है। अच्छा, चाइना में ये तीनों फैक्टर बड़े ज़बरदस्त हैं। एक तो चाइना की जो तजारती पॉलिसी है वो बड़ी शानदार है, अमीर मुल्क है। दूसरा, वहाँ पे लेबर सस्ती है, और तीसरा, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, यानी बिजली वाफर मिलती है और सस्ती मिलती है। तो चीन के अंदर जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो पैदावारी लागत है चीज़ें बनाने की, वो कम है। तो वो कम पैसों में चीज़ें बनाता है, तो अमेरिका और यूरोप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि दुनिया के बहुत सारे और ममालिक भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अमेरिका एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाकर जब भेजता है यूरोप में, तो चीन उतने ही पैसों में 2 गाड़ियाँ भी भेज सकता है, क्योंकि चाइना की बहुत बल्क में प्रोडक्शन होती है, लेबर सस्ती है, कॉस्ट उनको कम पड़ती है, और चाइना नई टेक्नोलॉजी के साथ भी काम कर रहा है। लिहाजा चाइना को इस बात की एक बढ़ोतरी, एक फ़ायदा है उसको कि उसके पास से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। अब उसको रोकना कैसे है? वो टैरिफ के ज़रिए से रोकते हैं अमेरिकन्स, या टैक्सेस लगाए जाते हैं, या कोशिश की जाती है कि तजारती खसारे को किसी तरह कंट्रोल किया जाए, क्योंकि चीन ज़्यादा चीज़ें बनाकर दुनिया को भेजता है और कम चीज़ें दुनिया से लेता है। चीन दुनिया से रॉ मटेरियल उठाता है और उसको ज़बरदस्त प्रोडक्ट में तब्दील करके कई गुना उसकी वैल्यू एडिशन करके वो चीज़ें दुनिया को भेजता है। तो बहरहाल ये तो मामलात हैं, मैं इनके ऊपर डिस्कशन फ्यूचर में भी हम करते रहेंगे, बड़ी डिटेल में चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में जो ईरान का दबाव है वो काफ़ी हद तक अब काम कर रहा है।
एक तरफ यूरोपीय ममालिक पे और दुनिया के दीगर कई ममालिक पे इस बात का दबाव आया कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से उन ममालिक की इकॉनमीज़ पे असर पड़ा है, और अमेरिका भी आहिस्ता आहिस्ता अपने इत्तेहादियों को कायल कर रहा है। जो लेटेस्ट एक खबर आई है कि इटली और बरतानिया को कुछ हद तक अमेरिका ने कायल किया है, वो अपने बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ की जानिब भेज रहे हैं, लेकिन किसी भी मुल्क ने अभी तक ईरान के साथ जंग लड़ने की हामी नहीं भरी। किसी मुल्क ने यह नहीं कहा कि वो ईरान के साथ जंग लड़ सकता है या ईरान के साथ जंग लड़ेगा। ईरान जंग के दौरान एक बहुत बड़ा दावा सामने आया, और ये दावा नेतन्याहू के ऑफिस की जानिब से सामने आया। नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, उसके दफ्तर की जानिब से एक बयान सामने आता है कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान यूएई का सफ़र किया था और वहाँ पे यूएई के हाकिम से उनकी मुलाकात भी हुई थी। यूएई ने इसकी तस्दीक नहीं की बल्कि इसकी तरदीद कर दी है, जबकि इसराइली मीडिया और अमेरिकन मीडिया ये दावा कर रहे हैं कि यूएई में नेतन्याहू ने दौरा किया और ये 26 या 27 तारीख का दौरा है, और बाकायदा इसके अंदर जो फ़िज़ाई सफ़र है उसकी तफसीलात भी बताई जा रही हैं कि नेतन्याहू पहुंचा यूएई में और उसने जंग के दौरान यूएई का दौरा किया और वहाँ हुकाम से मुलाकातें की। इसके ऊपर ना ईरान का एक स्टेटमेंट आया। ईरान का ये कहना है कि हम तो पहले ये चीज़ें जानते थे और हम पहले से ये बातें कह रहे थे। अब इराक़ची इस पर क्या कह रहे हैं, ज़रा आप ये देखिए। BBC ने इसको छापा, उन्होंने कहा जी, अजीम ईरानी कौम के साथ दुश्मनी एक अहमकाना जुआ और इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है, ये अब्बास इराक़ची ने कहा है। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे के हवाले से जो खबर है उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नेतन्याहू ने अब खुलकर इस बात का इंकशाफ कर दिया है जिससे ईरान के सिक्योरिटी इदारे काफ़ी अरसा पहले ही क़यादत को आगाह कर चुके थे। इराक़ची ने सख्त लहजे में अपने स्टेटमेंट में कहा कि अजीम ईरानी कौम के साथ दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है और इस रास्ते में इसराइल के साथ ताउन और गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। उनके अपने बयान में मज़ीद कहना था कि जो अनासर इसराइल के साथ मिलकर तफरका फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा, और मुत्तहदा अरब अमारात और खलीजी ममालिक के लिए एक वाज़ेह पैगाम समझा जा रहा है उनका ये स्टेटमेंट। बहरहाल यूएई ने कहा जी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई मुलाकात नहीं हुई और कोई दौरा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि अब इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने ये बात कर दी है और साथ साथ इसकी तस्दीक जो है वो अब ईरान भी कर रहा है कि हमें भी इस बात का पता था, तो यूएई की एक तरदीद है। अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। बहरहाल यूएई ने एक और काम किया है, ये ज़रा तस्वीर आप देखें। यूएई ने ये जंगले लगा दिए हैं अपनी ऑयल तनसीबात के आसपास, जो उनकी कीमती जगह है जहाँ पे अटैक हो सकता है ड्रोन का। तो ईरानी ड्रोन से बचने के लिए या छोटे ड्रोन्स के हमलों से बचने के लिए यूएई ने क्या किया कि वो ये जंगले लगा रहा है, जैसे बारबेक्यू वाले जंगले नहीं होते, ये इस किस्म के जंगले लगा रहा है, जालियाँ लगा रहा है अपनी तनसीबात के इर्द गिर्द। अगर कोई छोटा मोटा ड्रोन आए या कोई ड्रोन आकर अटैक करता है तो वो डायरेक्टली आकर तनसीबात के ऊपर गिरने के वो इन जालियों के साथ आकर टकराए, और यहाँ पे जब धमाका हो जाएगा तो फिर कम नुकसान होगा उन तनसीबात का जिनके इर्द गिर्द ये जालियाँ लगाई जा रही हैं। तो ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ अभी हो रही हैं यूएई में। इसका मतलब ये है कि यूएई को इस बात का आइडिया है कि दोबारा लड़ाई हो सकती है। इस बात का आइडिया सऊदी अरब को भी है, बाकी ममालिक को भी है, और अब ऐसी खबरें अमेरिकन मीडिया में और दीगर जगहों पे आना शुरू हो गई हैं जिनके मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन तमाम ही गल्फ़ ममालिक ने ईरान के ख़िलाफ़ इस लड़ाई में हिस्सा लिया, चाहे किसी ने ईरान की सरज़मीन पे अटैक किया हो या ना किया हो। किसी ने ईरानी जो असासे हैं उन पे इराक़ में अटैक कर दिया, किसी ने कहीं अटैक कर दिया, किसी ने ईरान के अंदर ही अटैक कर दिया, किसी ने ईरान के जज़ीरों पे अटैक कर दिया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये खबरें सामने आ रही हैं और ईरान के दावे दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि खलीजी ममालिक से उनके ऊपर अटैक किए गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक और बात की, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि 4 बंदे पकड़े हैं कुवैत ने। ये एक कश्ती में जा रहे थे, इन 4 बंदों को गिरफ़्तार किया और ये बताया गया कि बू बयान के जजीरे में आने की कोशिश में इनको गिरफ़्तार किया गया है। ये बंदे जो है पासदारान इनकलाब से इनका ताल्लुक़ है और ये कार्रवाइयाँ डालने के लिए कुवैत में आए थे। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक स्टेटमेंट दिया कि कुवैती फ़ौज ने हमारी एक कश्ती को कब्ज़े में लेकर 4 ईरानियों को गिरफ़्तार कर लिया, वो बेगुनाह हैं। ईरान ने कहा कि उन्हें फ़ौरन रिहा किया जाए वरना रद्द अमल की हमसे तवक्को रखें कि इस मामले में हम शदीद रद्द अमल देंगे। जी नाज़रीन, अब पाकिस्तान की खबरों की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में तमग़े इम्तियाज़ बांटे गए हैं, सदारती अवार्ड दिए जाते हैं, तमग़े बांटे जाते हैं। इन तमग़ों की वो हालत कर दी है पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने, ऐसे ऐसे लोगों को तमग़े दे दिए हैं कि कोई भी इज़्ज़तदार आदमी आइंदा सोचेगा तमग़ा लेने से पहले, या कम से कम वो ये देखेगा कि इस तमग़े के साथ किया क्या गया है।
यानी जिस किस्म के लोगों को ये तमगे दे दिए, कुछ अच्छे लोगों को भी दिए गए, ऐसा नहीं कि सारे बुरे लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों को तमगे दिए गए जिन्होंने ज़िंदगी में कोई कारनामा ही नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया। यानी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को दिए गए जिन्होंने फॉर्म 47 जारी किए थे, ऐसे लोगों को दिए गए जिन्होंने अवाम के ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया है, ऐसे सहाफ़ियों को तमगे दिए गए जिनकी कोई सहाफ़ती खिदमात नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ PMLN का बयानिया जो है उसको उठाकर रखते हैं या वो टाउट्स के तौर पे काम करते हैं। धड़ाधड़ इनके अंदर जो है तमगे बांटे गए हैं। एक तरफ तमगे बांटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुल्क के वसाइल भी बांटे जा रहे हैं। आम आदमी के लिए इस मुल्क में कुछ नहीं है, लेकिन जो अशराफिया है उन्होंने अपने लिए क्या कुछ ले लिया। मोहम्मद उमैर एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक डाटा जारी किया है। अब ज़रा आप सारे करीब करीब हो जाएं और इस डाटा को ज़रा गौर से सुने ताकि आपके 14 तबक रोशन हो और आपको पता चले कि पाकिस्तान की मौजूदा जो अशराफिया है, जिन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आसिम मुनीर साहब ने मुसल्लत किया है, उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ क्या किया। ज़रा ये डाटा आप सुनिएगा। मैं सिर्फ आपको पंजाब की एक सूबे की मिसाल दे रहा हूँ जहाँ की वज़ीर आला कहती है मैं तनख्वाह नहीं लेती। तो ये आप ज़रा चेक करें वहाँ से डाटा। पंजाब में वज़रा, स्पीकर और मुशीरान की जो तनख्वाहें हैं उनके हवाले से ये डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। पहले जो है एक रुकन पंजाब असम्बली की तनख्वाह होती थी 76,000 रुपये, अब वो तनख्वाह है 4 लाख रुपए। आप देख रहे हैं कितना इजाफा हुआ, 76,000 से 4 लाख तक पहुंचा दी, लगभग 5 गुना, 500% तक का इजाफा हुआ। पंजाब के सूबाई वजीर पहले 1 लाख रुपए लेते थे, अब 9,60,000 रुपए लेते हैं, 10 गुना इजाफा हो गया। स्पीकर पंजाब असम्बली पहले 1,25,000 रुपए लेते थे और अब 9,50,000 रुपए ले रहे हैं। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह पहले 1,20,000 रुपए थी और अब 7,75,000 रुपए है। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह पहले 83,000 रुपए हुआ करती थी और अब 4,51,000 रुपए तक ये तनख्वाह पहुंच गई है। मुशीरों की तनख्वाह पहले 1 लाख रुपए होती थी, अब 6,65,000 रुपए तक एक मुशीर की तनख्वाह पहुंचा दी गई है। वजीर आला के स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह पहले 1 लाख रुपए थी, अब 6,65,000 रुपए तक पहुंचा दी गई है। पंजाब हुकूमत ने मिनिस्टर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला किया है। छुट्टी होने के बावजूद इनको पूरी तनख्वाह दी जाएगी और ये BBC पे भी, एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी ये खबर छपी है। अब आप नाज़रीन अंदाज़ा करें कि आम आदमी को इन्होंने क्या दिया। क्या जब से ये लोग आए तब से लेकर अब तक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 100% भी बढ़ी है? यहाँ तो 500% से लेकर 1,000% तक इन्होंने, यानी 5 गुना से 10 गुना इन्होंने इजाफा कर लिया। तो एक आम आदमी जो है ना उसको आधा गुना भी नहीं मिला, यानी 50% भी बढ़ोतरी उसकी नहीं हुई। जो तनख्वाहें पिछले दौर में थी उसके साथ आप मवाजना करके देख लें, इन्होंने सारी रेवड़ियां आपस में बांटी हैं। आम आदमी के लिए ये पाकिस्तान छोड़ा ही नहीं इन्होंने, ये अशराफिया का पाकिस्तान बन गया है। वो दिन रात लूट मार कर रहे हैं। गरीब आदमी की तनख्वाह बढ़ानी होगी ना सरकारी मुलाजिम की, कहेंगे जी हम IMF से पूछ के बताएंगे, IMF हमें इजाज़त देगा। गरीब को सब्सिडी या सहूलत देनी है जी, IMF से पूछेंगे। अपने जहाज़ ये जब मर्जी लेते हैं, गाड़ियाँ ये जब मर्जी लेते हैं, अयाशियाँ ये जब मर्जी करते हैं, बैरूनी दौरे जब मर्जी करते हैं, महंगे तरीन अल्ले तलल्ले खर्चे जब मर्जी करते हैं, अपनी तनख्वाहें जब मर्जी बढ़ा लेते हैं, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। अपने जजों को भी नवाज रहे हैं, अपने ब्यूरोक्रेट्स को भी नवाज रहे हैं और अपने सियासतदानों को भी नवाज रहे हैं। सारे मिलकर पाकिस्तानियों का खून चूस रहे हैं और पाकिस्तानियों को वापस कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे ज़्यादा खून चूसा जाता है हमारे किसानों का। ज़रा ये एक डाटा और आप देखें, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसको आप जाके कंफर्म कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो एक DAP की बोरी है ना, ये किसान को चाहिए होती है ना खाद के तौर पे, DAP और यूरिया, ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है, इसी से उसकी पैदावार ज़्यादा होती है। अब इंडिया में फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो पाकिस्तान से दुगनी है, लगभग दुगनी नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा है। यानी अगर पाकिस्तान में 40 मन फ़ी एकड़ है तो वहाँ पे 70 मन फ़ी एकड़ तक भी पहुँच जाती है। तो पाकिस्तान में जो है वो DAP कितने की है? 13,000 से 15,000 रुपये का एक गट्टू है उसका, एक बोरी 13,000 से 15,000 रुपये की है। जबकि इंडिया में कितने की है? ये 1,350 रुपये से लेकर 1,400 रुपये तक है। आप अंदाज़ा कीजिए कहाँ पे 13 से 15,000 और कहाँ पे भारत में 1,350 से 1,400 रुपये, 10 गुना का फ़र्क है। और फासला कितना है? ये एक लकीर का फासला है। उधर पंजाब इंडियन है, इधर पंजाब पाकिस्तान का है। उधर इंडियन किसान है, इधर पाकिस्तानी किसान है।
इधर हुकूमत जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई हुई है, वहां पे अवाम ने बनाई हुई है। तो 10 गुना कीमतों का फर्क है, 10 गुना कीमतों का फर्क है वहां पे डीएपी के अंदर। अब जरा आप आ जाएं कि यूरिया की कीमत में, और वो इंडियन रुपए में इसलिए कह रहा हूं कि वो कमाते भी फिर इंडियन रुपए में ही है। यूरिया की कीमत जो है पाकिस्तान में 4,000 से 5,000 के बीच में रहती है, यानी बहुत कम कीमत वाली यूरिया जो है वो आपको 4,000 मिल जाती है। 4,800, 4,500, 5,000 यहां तक यूरिया की कीमत जाती है। और इंडिया में यूरिया की, यही वाला यूरिया जो है 300 रुपए का, इसका इतना ही वेट है, और 300 रुपए में आपको इसकी बोरी मिल जाती है। कितना फर्क है। वो अपने किसानों को कैसे ऑब्लाइज कर रहे हैं और हम अपने किसानों के साथ क्या कर रहे हैं, ये सब आपके सामने है। पहले किस्तों में बिल जमा करवा देते थे आम लोग, अब वो सहूलत भी मेरे पास इत्तला आई है कि वापस ली जा रही है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है। पहले कर देते थे ना, 2-3 महीने की किस्तें बना देते थे बिल की, जो आदमी अदा नहीं कर पाता था। अब सख्त अहकाम दिए गए, किस्तें नहीं बनानी, इनसे बिल निकलवाओ सबसे, क्योंकि हुकूमत ये जानती है लोगों की कैपेसिटी खत्म हो गई है। अब अगर किस्तें करवाएंगे तो लोग कभी भी ये बिल नहीं दे पाएंगे। तो पहले 1 या 2 महीने का बिल इकट्ठा भी हो जाता था तो लोग दे देते थे कोई चीज़ बेच के। अब लोगों ने सारा कुछ ही बेच दिया, बेचारे क्या अपना घर ही बेचेंगे। अब क्या बेचें लोग, अपने बच्चे बेच दें, अपने आप को बेच दें, अपने गुर्दे निकाल के बेच दें। तो ये जो कीमतें जिस तरह इन्होंने बढ़ाई हैं, ये अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा लगता ही नहीं था। और ये इनको बढ़ानी इसलिए पड़ी कि इनके पास, बेचारों के पास रास्ता ही कोई नहीं था। अवाम ने इनको तस्लीम नहीं किया, ये जाली हुकूमत फौज ने इनको बनाकर दे दी, ये आकर बैठ गए, अवाम ने कारोबार बंद कर दिया, पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, हुकूमत कैसे चलाए। तो पैसे इकट्ठे करने के लिए इन्होंने अजीबोगरीब किस्म के टैक्सेस लगा दिए, जिनका बोझ आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है, पैसे ये इकट्ठे कर नहीं पा रहे। नाज़रीन, इकबाल अफरीदी साहब के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। सारे पूछ रहे हैं कि इनके बेटे ने असाइलम क्यों ले लिया पाकिस्तान से बाहर जाके। यार ये तो पूछो कि लोगों को पाकिस्तान से बाहर जाना क्यों पड़ता है। मैं कभी नहीं आना चाहता था पाकिस्तान से बाहर, मेरा तो कभी दिल नहीं करता था। मैं तो रहना ही पाकिस्तान के अंदर चाहता हूं, रोज मेरा दिल करता है पाकिस्तान वापस चला जाऊं, लेकिन मुझे पता है मैं वहां जाऊंगा ये मुझे मारेंगे। मैं जिस तरह पाकिस्तान से निकला हूं मैं ये जानता हूं, मेरे पास 2 रास्ते थे ना, या मैं वहां दफन हो जाता या मैं अपना काम करता रहता, अपनी आवाज़ उठाता रहता। तो फिर ये फैसला किया कि नहीं, आवाज़ उठाएंगे, इतने आराम से काबू नहीं आएंगे जैसे पहले मैं इनके काबू आ गया था। तो नाज़रीन, इकबाल अफरीदी से सब पूछ रहे हैं कि उनके बेटे ने असाइलम क्यों लिया। क्या कोई ये जानना चाहता है कि क्यों नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाकर असाइलम लेने पर मजबूर हैं? क्यों इतने सारे लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं? क्या कभी इन जर्नैलों से, इन ब्यूरोक्रेट से कभी कोई पूछेगा कि तुम्हारे बच्चे और फैमिलीज बाहर कैसे रहते हैं, उनका खर्चा कौन उठाता है? क्या कभी इनसे पूछा जाएगा कि इतनी महंगी तालीम तुम अपने बच्चों को कैसे दिलवा सकते हो अपनी तनख्वाह के अंदर? यानी इनके पास तो कुछ नहीं है ना, मिडिल क्लास के, गरीब क्लास के लोग हैं ये, और इनको तनख्वाह मिलती है। तो जो तनख्वाह इनको मिलती है उस तनख्वाह में तो पाकिस्तान में बच्चे नहीं पढ़ाए जा सकते। ये जनाब अपने बच्चों को दुनिया के महंगी तरीन यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में पढ़ाते हैं। क्या कभी कोई इनसे पूछेगा बड़े मुजरिम ये लोग हैं या वो लोग हैं जो अपनी जान बचाकर चले गए हैं? तो ये एक अजीबोगरीब किस्म का पाकिस्तान में सिलसिला है। सारा जो मलबा है वो सियासतदानों पे हमेशा डाला जाता है। कोई नहीं पूछता जर्नैलों से, कोई नहीं पूछता ब्यूरोक्रेट से, कोई नहीं पूछता माफिया से कि इनसे जवाब लिया जाए। जब अटैक होता है तो सीधा सियासतदान के ऊपर अटैक होता है, उसका गिरेबान पकड़ लिया जाता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। तो सियासतदानों को कम से कम इस मामले में शर्म करके इकट्ठे होना चाहिए और जवाब देना चाहिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।